बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी बैंड थ्योरी। अच्छा, तो ये टॉपिक नंबर 16.5, पेज नंबर 252। तो इधर से हम स्टार्ट लेते हैं। तो ये है टॉपिक है 16.5 एनर्जी बैंड थ्योरी। अच्छा बेटा, ये जो हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं ये हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पढ़ रहे हैं। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये चैप्टर 16 का पहला टॉपिक है, एनर्जी बैंड थ्योरी। अच्छा, अब इसमें इस टॉपिक को समझने से पहले पहले हम पढ़ते हैं कंडक्टर्स को, कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो हमें पता है कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस, द सब्सटेंस थ्रू विच current can flow is called conductors। जिसमें करंट फ्लो हो सकता है उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। अच्छा, कंडक्टर्स में क्यों करंट फ्लो होता है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देयर आर loosely bound electrons, loosely bound electrons, and valence electrons या valence shell is half filled। valence electrons or valence shell is half filled, या half filled का मतलब है incomplete। so here the valence shell is incomplete। हाँ, फिर इसमें होगा लो न्यूक्लियर चार्ज, और फिर इसमें होगा लो रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी लो है तो हमें तो पता है कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है हाई कंडक्टिविटी। इसका होगा हाई कंडक्टिविटी। अच्छा, एक होता है वैलेंस शेल, एक होता है कंडक्शन शेल। तो सुने, सपोज़ ये मेरे पास एक एटम है। तो इस एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होगा, आखिरी वाला जो आउटर मोस्ट होगा, उसको कहेंगे वैलेंस। तो वैलेंस में भी न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन होता है, लेकिन कंडक्टर्स में ये इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो वीकर है। मतलब दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंडेड। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूजली बाउंडेड है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये आसानी से यहाँ से फ्री हो सकते हैं अगर हम इसको कुछ एनर्जी दें। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से निकल सकते हैं। तो इधर मैंने वैलेंस शेल के ऊपर एक और शेल ड्रा किया। इस शेल को कहते हैं कंडक्शन शेल। मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है इस शेल में, हमने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन ने जम किया इस शेल में, तो इस शेल में इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का कोई असर नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का कोई असर नहीं होगा, सो दिस इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री एंड दिस इलेक्ट्रॉन कैन काज करंट। तो ये इलेक्ट्रॉन करंट काज कर सकता है। और हाँ, ये वैलेंस और कंडक्शन के दरमियान ये जो गैप है कम है। गैप कम होने का मतलब है एनर्जी डिफरेंस कम है। मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन स्मॉल एनर्जी से कंडक्शन में जा सकता है, और यह एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कंडक्शन इतना करीब है कि इलेक्ट्रॉन ईजिली खुद ब खुद भी फ्री हो सकता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, तकरीबन फ्री होते हैं, मतलब वो खुद ब खुद कंडक्शन में जा सकते हैं और करंट काज कर सकते हैं। तो वैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो लूजली बाउंड होते हैं और वो जो है आसानी से फ्री हो सकते हैं। दूसरा हमारे पास है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर जो है इसको हम डिफाइन करते हैं द सब्सटेंस या द मटेरियल्स थ्रू विच नो करंट कैन फ्लो is called
इंसुलेटर, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता, उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर। और इसका रीज़न क्या है, बिकॉज देयर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर में क्यों करंट फ्लो नहीं करता, बिकॉज देयर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्या मतलब है, द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड, द इलेक्ट्रॉन्स आर tightly bound electrons. Okay, so all the electrons are tightly bound electrons. Okay, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, थोड़ी तो नहीं, ज़्यादा गंदी है, खैर है, आप लोग को इंशाल्लाह समझ आएगी क्योंकि मैं ओरली भी इसके साथ बोल रहा हूँ। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर इज़ हाई न्यूक्लियर चार्ज, हाई न्यूक्लियर चार्ज विच बाउंड द इलेक्ट्रॉन वेरी टाइटली। और इसमें वेरी हाई रेजिस्टिविटी, इसमें बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टिविटी एंड लो कंडक्टिविटी, और इसमें जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा लो है, रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो है। अच्छा, अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊँ तो ये न्यूक्लियस है, ये दूसरा शेल, तीसरा शेल, और ये आउटर मोस्ट को कहते हैं वैलेंस। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने का मतलब है ऑक्टेट इसका कंप्लीट होता है। अच्छा, तो ये तो मैंने नहीं लिखा, तो लिखे कंप्लीट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड है टू द न्यूक्लियस, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड है टू द न्यूक्लियस। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आसानी से फ्री नहीं हो सकते, तो इसको फ्री करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो आउटर मोस्ट शेल को कहते हैं वैलेंस, लेकिन इसके टॉप मोस्ट को कहते हैं कंडक्शन, तो ये कंडक्शन है। तो कंडक्शन और वैलेंस के दरमियान गैप बहुत बड़ा है, तो गैप ज़्यादा होने का मतलब है एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है टू जम्प इन द कंडक्शन बैंड टू बिकम टू स्टार्ट कंडक्शन। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है कि ये कंडक्शन में जंप करे। तो अगर हम इसको इतनी ज़्यादा एनर्जी देंगे तो हो सकता है वो इंसुलेटर मेल्ट हो जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, इतनी हाई एनर्जी इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है टू जम्प इनटू द कंडक्शन बैंड। अच्छा, तीसरा हमारे पास है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स को हम डिफाइन करते हैं, द सब्सटेंस which has conductivity lies in between conductors and insulators is called semiconductors, जिसकी कंडक्टिविटी दोनों के दरमियान में, इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, मतलब कभी कभी ये बिहेव करते हैं कंडक्टर, कभी कभी बिहेव करते हैं इंसुलेटर, मतलब इसमें दोनों बिहेवियर हैं। तो इसका रीज़न क्या है, तो याद रखें क्यों इंसुलेटर है, क्योंकि देयर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों कंडक्टर है, बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड। अच्छा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीट, तो इसमें कंप्लीट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होती, कंप्लीट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसमें लो न्यूक्लियर चार्ज होता है, लो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो रेंज लाई करती है, रेजिस्टिविटी रेंज 10⁻⁻⁴ ओहम मीटर से लेकर 10⁻+4 ओहम मीटर के दरमियान इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो लाई करती है। तो ये तो इंट्रोडक्शन हुआ कंडक्टर्स का, इंसुलेटर्स का और सेमीकंडक्टर्स का। अच्छा, इसके बाद पढ़ते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी, वही कहना
हम इसके बाद आ जाते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं इस कैमरा की, बस सही है। अच्छा, तो एनर्जी बैंड थ्योरी, ये जो बैंड होता है ना, बैंड बैंड हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा या आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बैंड स्पेक्ट्रम। तो बैंड स्पेक्ट्रम का मतलब है जब भी एनर्जीज आपस में सेम हो या रेडिएशंस आपस में सेम हो या उनका कलर सेम हो, तो इनको कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम्स। मॉलिक्यूल से जो निकलते हैं वो बैंड स्पेक्ट्रम होते हैं। तो अगर एक रेडिएशन की एनर्जी है सपोज़ 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ से, दूसरे की एनर्जी है 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे की एनर्जी है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज है। जब ये आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज है तो ये हमें अलग अलग नज़र नहीं आती, तो ये हमें एक ही बैंड नज़र आता है, एक ही बैंड नज़र आता है। तो एक बैंड का मतलब ये है कि उसके जो एनर्जीज़ है वो आपस में कंटिन्यूसली सेम हो, कंटिन्यूसली मतलब क्लोजली रिलेटेड हो आपस में। जब उनकी एनर्जीज आपस में क्लोजली रिलेटेड होंगी तो इसको हम कहेंगे बैंड। अच्छा, तो ये हमारे पास एक बैंड है, ये बैंड की मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो इस तरह एटम में ये एनर्जी स्टेट और ये एनर्जी स्टेट और ये एनर्जी स्टेट एक दूसरे से ज़्यादा फासले पर हैं। अगर ज़्यादा फासले पर हैं तो इनकी एनर्जी में फ़र्क ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है ना। जब गैप ज़्यादा होता है तो एनर्जी में फ़र्क ज़्यादा होता है। अच्छा, तो ये हमें अलग अलग नज़र आते हैं, तो इसको कहते हैं डिस्क्रीट लेवल। इसको बैंड लेवल नहीं कहते, इसको डिस्क्रीट एनर्जी लेवल कहते हैं। अच्छा, क्योंकि देखें ना, एक एनर्जी स्टेट ऊपर है, दूसरा थोड़ा सा ना ज़्यादा नीचे है, तीसरा और ज़्यादा नीचे है, तो इनके दरमियान गैप काफ़ी है, तो काफ़ी बड़ा गैप है। तो इसको कहते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, मतलब एक दूसरे से दूर दूर हैं तो इनकी एनर्जीज़ में जो फ़र्क होगा वो ज़्यादा होगा। यानी अगर इसकी एनर्जी है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसकी एनर्जी है सपोज़ 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसकी एनर्जी में फ़र्क बहुत बड़ा बड़ा है। तो क्योंकि गैप बड़ा बड़ा है तो ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है, तो इसको हम बैंड नहीं कहते। सपोज़ हमारे पास इस तरह हुआ कि ये एनर्जी स्टेट्स बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो अगर एनर्जी स्टेट्स क्लोज हैं तो इसका मतलब है कि इनके गैप कम है, गैप कम है इनका मतलब है इसका एनर्जी डिफरेंस कम है। जब एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो एक की इसकी एनर्जी सपोज है 10.2, तो इसकी 10.3, इसकी 10.4, इसकी 10.5, इसकी 10.6, तो आपस में मिले हुए हैं, तो हमें ये अलग अलग स्टेट नज़र नहीं आते। तो हमें ये ऑब्ज़र्व होगा कि ये एक ही एनर्जी लेवल है और इसको हम कहते हैं बैंड। इसको हम क्या कहते हैं? बैंड, एनर्जी बैंड, क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड एनर्जीज हैं, क्लोजली रिलेटेड एनर्जी स्टेट्स हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं, पहले बात करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल की। तो बोहर एटॉमिक मॉडल हम फिज़िक्स में पढ़ेंगे चैप्टर 19 में, और केमिस्ट्री में चैप्टर 2 में हमने पढ़ा हुआ है बोहर एटॉमिक मॉडल। इसके मुताबिक बोहर एटॉमिक मॉडल ने हाइड्रोजन एटम को स्टडी किया था। आप लोगों को याद होगा बोहर एटॉमिक मॉडल ने हाइड्रोजन एटम को सिर्फ स्टडी किया था। इट इज़ वैलिड ओनली फॉर द सिंगल एटम, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये सिंगल एटम के लिए वैलिड है। अच्छा, तो इसमें क्या होगा, ये थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं इस कैमरा की। मुझे तो सही नज़र आ रहा है, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं। अच्छा, बस सही है। तो इसमें पहला जो स्टेट है, पहला स्टेट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, इसकी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा है n इज इक्वल टू 2, वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा है n इज इक्वल टू 3, वो है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप देख लें, इनकी एनर्जीज़ को कहते हैं लाइन एनर्जीज़ या कांस्टेंट एनर्जीज़, मतलब इनके दरमियान गैप काफ़ी है, गैप काफ़ी होने का मतलब है एनर्जी में फ़र्क बड़ा है। तो देखें -3.4
और 13.6 में गैप ज़्यादा है, तो एनर्जी डिफरेंस भी ज़्यादा है, तो इनको हम बैंड नहीं कह सकते। तो इसका मतलब है कि इनमें जो फ़र्क है ये बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि हर एनर्जी स्टेट एक दूसरे से काफ़ी फासले पर है, तो इनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है, तो अलग अलग जो गैप्स, अलग अलग जो एनर्जी स्टेट्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हमेशा सेम होगी। सपोज़ फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सपोज़ हाइड्रोजन को गोली मारे, अभी फ़िलहाल हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा, जर्नली बात कर रहा हूँ। सपोज़ फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो दोनों की एनर्जी आपस में सेम होंगी। सपोज़ सेकंड में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इन 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, इन 8 के लिए एनर्जी आपस में सेम होगी। सपोज़ जो थर्ड है, इस थर्ड में भी 8 आते हैं, तो इसकी भी एनर्जी आपस में क्या होगी, सेम होगी। तो इस लेवल की इलेक्ट्रॉन की हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपस में सेम होगी, इस लेवल की हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपस में सेम होगी। तो एक स्टेट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट स्टेट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन सब की एनर्जी आपस में सेम होंगी। n=2 में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सब की एनर्जी आपस में सेम होंगी। n=3 में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सब की एनर्जी आपस में सेम होंगी। तो ये हम बात करते हैं सिंगल एटम के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी सॉलिड की बात करूं, तो हमें तो पता है कि सॉलिड में एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। एटम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो सॉलिड में एटम्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड होते हैं आपस में। तो जब एटम आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो फिर तो मसला पैदा हुआ। क्या मसला पैदा हुआ? यानी सपोज करें कि ये एक एटम है, ये करीब करीब है। ये सॉलिड में एटम कितने करीब होते हैं? इनके दरमियान जो एटॉमिक डिस्टेंस होता है वो 2 एंगस्ट्रॉम से लेकर 3 एंगस्ट्रॉम तक इनके दरमियान डिस्टेंस होता है। एंगस्ट्रॉम तो जानते हैं ना, 10 × 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा, तो ये करीब करीब आ गए। जब करीब करीब आ गए तो क्या बन गया? सॉलिड बन गया। हाँ, सॉलिड बन गया। सपोज इस एटम का भी आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है और इस इलेक्ट्रॉन को ये अपना न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन के जो ताल्लुकात हो गए, जो इंटरेक्शन हुआ, वो डिफरेंट हुआ। मतलब वो न्यूक्लियस भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये अपना न्यूक्लियस भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को 2 किस्म के अट्रैक्शन फील हुए। तो अब इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो डिफरेंट हो जाएगी। यानी इस इलेक्ट्रॉन को देखिए, इस इलेक्ट्रॉन को ये अपना न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन के जो इंट्रैक्शन है, जो एनर्जीज है, वो डिफरेंट होंगी, क्योंकि हर तरफ से अट्रैक्शन, और 2 तो नहीं होते। सपोज ये एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसमें कहाँ ड्रा करूँ, ये एक तीसरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये एक चौथा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, एंड सो ऑन। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन की तरफ हर तरफ से अट्रैक्शन है, और इस इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन को जो है, इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन्स के इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गए। तो जितने एटम्स करीब करीब आते हैं, तो इनके इंट्रैक्शंस इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंट हो जाते हैं। तो अब मसला ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को देखें, इस इलेक्ट्रॉन को, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये अपना न्यूक्लियस भी क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन्स के इंट्रैक्शंस डिफरेंट हो गए। तो सॉलिड में बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके इंट्रैक्शन डिफरेंट। मैं आउटर मोस्ट की बात क्यों कर रहा हूँ? जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है उनकी बात क्यों नहीं कर रहा? तो मैं बात कर रहा हूँ, चलो, इनर इलेक्ट्रॉन्स की। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स में अगर हम देख लें, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स,
ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है ये घर के अंदर होते हैं और इनका भी इंट्रैक्शन होगा लेकिन बहुत ज़्यादा कम होगा। और ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये घर के बाहर है, और जो घर के बाहर लोग होते हैं उनका बाकी बाहर वाले लोगों के साथ इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा और इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का इंट्रैक्शंस कम होगा। तो इसलिए हम इनर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस ही नहीं करते क्योंकि इनका इंट्रैक्शन बहुत वीकर होगा। यानी सपोज़ ये मेरे पास एक एटम है, ये इसमें इनर इलेक्ट्रॉन है और ये इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है हम, और ये मेरे पास एक दूसरा एटम है, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स है और ये इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, अगर आप देख लें इस न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन ज़्यादा है लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स पर दूसरे न्यूक्लियस का इंट्रैक्शन बहुत कम है। बिल्कुल, इस इलेक्ट्रॉन पर अपने न्यूक्लियस का इंट्रैक्शन ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत कम है। हाँ, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पर जो आउटर मोस्ट है इस पर इसका अट्रैक्शन और इसका अट्रैक्शन दोनों का जो है वो ज़्यादा है। मतलब जितना इंट्रैक्शन इसका है तकरीबन तकरीबन उतना उसका भी है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन पर दोनों का हक है। तो इसका मतलब ये है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम स्टडी करने वाले, इनर इलेक्ट्रॉन्स को हम स्टडी नहीं करने वाले क्योंकि उस पर जो अपना न्यूक्लियस है उसका इस पर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, दूसरे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस पर कम होता है। तो इसको हम डिस्कस नहीं करने वाले। ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये वाला आउटर मोस्ट, इस पर जितना इंट्रैक्शन इसका है उतना इंट्रैक्शन उसका भी है। तो इसका मतलब यह है कि इसको हम स्टडी करने वाले हैं क्योंकि इस पर दोनों न्यूक्लियाई का झगड़ा है। अच्छा, तो एटम करीब आते हैं तो इंट्रैक्शन क्या हो जाती है? डिफरेंट। जब इंट्रैक्शन डिफरेंट हो जाती है तो इनकी एनर्जी स्टेट डिफरेंट हो जाती है, इनकी एनर्जी स्टेट्स क्या हो जाती हैं? डिफरेंट हो जाती हैं। मतलब ये है कि अगर आइसोलेटेड एटम है, आइसोलेटेड का मतलब है अकेला, तो इसके में इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। इस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन है, दो है, तीन है, जितने भी हैं जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब की एनर्जी आपस में क्या होगी? कांस्टेंट होगी, क्योंकि इसमें कोई और एटम इसके करीब नहीं, ये आइसोलेटेड एटम है। जब आइसोलेटेड एटम है तो इसमें हर इलेक्ट्रॉन का उसी स्टेट में एनर्जी कांस्टेंट होगा। तो इस स्टेट में इस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कांस्टेंट होगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर इसके करीब कोई और एटम लाओ तो फिर इसकी एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी। यानी सपोज़ इधर इस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सपोज़ कर रहा हूँ मैं अपने आप से, तो इस इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर इस तरह हुआ कि मैंने इस तरह किया कि इस एटम को दूसरे एटम के करीब लाया, जब करीब लाया तो इस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी आइसोलेशन में कितनी थी? -13.6। इसकी भी कितनी थी? -13.6। लेकिन अगर आप देख लें इस इलेक्ट्रॉन पर इसका भी अट्रैक्शन है, उसका भी अट्रैक्शन है, तो इसकी एनर्जी सपोज हो गई -13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस इलेक्ट्रॉन पर इसका अट्रैक्शन है लेकिन उसका अट्रैक्शन कम है उस न्यूक्लियस का, इसका अट्रैक्शन है लेकिन उस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है, तो इसका जो एनर्जी होगी वो होगा -13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी एक ही स्टेट में है लेकिन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा या थोड़ी कम हो गई। तो इसके अगर मैं एनर्जी लेवल्स ड्रा करूं तो एक एनर्जी लेवल है -13.7 और दूसरा एनर्जी स्टेट है -13.6। तो ये आपस में बहुत करीब करीब एनर्जी स्टेट्स हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये एनर्जी स्टेट्स में हम फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, तो ये में कंटिन्यूस एक बैंड नज़र आता है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी का कंडक्टर से। तो कंडक्टर को हम पहले डिस्कस करते हैं। तो अगर आप देख लें कंडक्टर्स को, कंडक्टर्स मेटल्स को कहते हैं, मेटल्स आर कंडक्टर्स का ना। तो मेटल्स मैंने ले लिए, तो मेटल्स में पहले है सोडियम एटम को मैं स्टडी कर रहा हूँ क्योंकि सोडियम एटम थोड़ा सा सिंपल है। तो अगर सिंगल सोडियम एटम है तो हमें पता है कि सोडियम एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। तो इसका कन्फिगरेशन हुआ 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए? 10 हो गए। और ये होगा 3s1, और वो 3p6 नहीं होगा, वो खाली होगा, बस 3s तक सही है, 3d भी छोड़ दें, 3p भी छोड़ दें। अच्छा, तो 3s1 तक है।
इसका ये मतलब हुआ कि आउटर मोस्ट जो शेल है वो है 3s1, आउटर मोस्ट सोडियम का वो 3s1 है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं इसका ड्रा कर दूं इस सोडियम एटम के स्टेट्स, तो पहला हमारे पास स्टेट है कौन सा, 1s2। दूसरा हमारे पास क्या है, 2p6, ये 2p6, और ये हमारे पास है 3s1। तो अगर आप देख लें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 2px में, 2py में, 2pz में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इधर जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी आपस में सेम है, इधर जो 6 इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी आपस में सेम है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन इनकी एनर्जी आपस में सेम है। अब मैं सिर्फ आउटर मोस्ट की बात कर रहा हूँ। अब मैंने इस तरह किया कि मैंने आइसोलेटेड एटम अब डिस्कस नहीं करना, मैंने अब सॉलिड डिस्कस करना है। तो मैंने दूसरे सोडियम एटम इसके करीब लाए। जब दूसरे सॉलिड एटम इसके करीब आएंगे, सारे एटम्स करीब आएंगे, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनकी इंट्रैक्शन डिफरेंट हो जाएगी। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसकी इंट्रैक्शन डिफरेंट हो जाएगी, यानी कोई जो लेफ्ट साइड में न्यूक्लियस है, राइट साइड में न्यूक्लियस है, टॉप में न्यूक्लियस है, बॉटम में न्यूक्लियस है, जो इसके नाइबरिंग न्यूक्लियाई है वो अट्रैक्शन वगैरह करेगा, इसको अट्रैक्शन करेगा, तो इसकी एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी। तो जब इसकी एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी तो इसमें स्टेट्स बनेंगे। सपोज़ मैंने तकरीबन 10 पावर सपोज़ 23 एटम्स करीब लाए, कितने, 10 पावर 23 एटम्स सोडियम एटम करीब लाए, तो इसमें से 10 पावर 23 स्टेट्स बनेंगी। कितने स्टेट्स बनेंगी, 10 पावर 23 स्टेट्स बनेंगी। क्यों 10 पावर 23, क्योंकि 10 पावर 23 एटम्स है तो 10 पावर 23 न्यूक्लियाई होंगी। हर न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो वो इसकी एनर्जी डिफरेंट बनाएगा। तो इसमें कितनी एनर्जी स्टेट्स बनेंगी, 10 पावर 23 स्टेट्स बनेंगी। तो जब 10 पावर 23 स्टेट्स बनेंगी और ये स्टेट्स आपस में बहुत करीब करीब होंगी, अगर हम टॉप से लेकर बॉटम तक इसके एनर्जी डिफरेंस मालूम करें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और अगर हम 2 कंसेक्यूटिव के दरमियान एनर्जी डिफरेंस मालूम करें तो वो होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 10 पावर 23, विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 10 पावर 23, तो 2 कंसेक्यूटिव स्टेट्स में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। तो इसलिए हमें ये एक बैंड जो है वो नज़र आएगा, हमें अलग अलग एनर्जी स्टेट्स नज़र नहीं आएंगी, हमें ये एक बैंड नज़र आएगा। तो इसको हमने कहा ये हमारे पास एक एनर्जी बैंड है। तो इसमें 10 पावर 23 स्टेट्स बन गए। अच्छा, ये जो नीचे इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके भी इंट्रैक्शन होंगी, लेकिन इनका इंट्रैक्शन कम होगा, तो इसका जो एनर्जी स्टेट्स होंगी वो कम होगी। एनर्जी स्टेट्स इसलिए कम होंगी क्योंकि उनका इंट्रैक्शन बहुत कम है, और जो नीचे वाले इसके एनर्जी स्टेट्स बहुत कम होंगी क्योंकि इनका तो इंट्रैक्शन नेग्लिजिबल है बाकी न्यूक्लियस के साथ। तो हम टॉप मोस्ट की बात करते हैं। तो टॉप मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, टॉप मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर 10 पावर 23 एटम्स का न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, तो 10 पावर 23 स्टेट्स इसमें बन गई। अच्छा, अब अगर आप देख लें एक सोडियम एटम में आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 10 पावर 23 एटम्स मैंने कंबाइन कर दी, तो 10 पावर 23 एटम्स जो हैं में 10 पावर 23 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, यानी एक सोडियम एटम में एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो 10 पावर 23 एटम्स में 10 पावर 23 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगी। तो अब ये सुने, एक स्टेट में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एक स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2। तो ये कितने स्टेट्स हैं, ये 10 पावर 23 स्टेट्स हैं, तो हर एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो एक स्टेट में 2 आ गए, दूसरे में 2 आ गए, तीसरे में 2 आ गए, चौथे में, तो ये तकरीबन आधा जो है, आधा जो है वो फिल्ड हो जाएगा और आधा जो है वो एम्प्टी बन जाएगा। तो जो आधा एम्प्टी बना इसको कहते हैं कंडक्शन बैंड, और जो आधा फिल्ड हुआ वो हमारे पास हुआ वैलेंस बैंड। ये क्यों आधा फिल्ड हुआ, क्योंकि हर स्टेट में तो 2 आते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, 10 पावर 23,
और टोटल स्टेट्स कितने 10 पावर 23। तो इस तरह तो नहीं होगा कि हर स्टेट में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, नहीं इस तरह नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू हुर्न्स रूल के मुताबिक पहले लो एनर्जी स्टेट वाला फिल होगा, यानी डाउनवर्ड जो स्टेट है वो पहले फिल होगा। तो पहले जो फिल होगा वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हर स्टेट में दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जो इसका ये जो क्या होगा, ये स्टेट्स जो है ये फिल हो जाएंगे। फिल तो नहीं होंगे, हाफ फिल्ड होंगे। तो इसको मैं कम्प्लीटली फिल्ड नहीं ड्रा करता, ये तकरीबन इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ड्रा कर देता ताकि क्लियर नज़र आ जाए। तो देखिए ये हमारे पास है 1s, ये हमारे पास है 2p, इसको गोली मारे, मैं 3s की बात करता हूँ, 3s1। तो 3s1 में डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स है। कितनी एनर्जी स्टेट्स हैं? ये 10 पावर 23 एनर्जी स्टेट्स हैं और इनमें 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगी। अच्छा, तो अब इसमें इस तरह हुआ कि इसमें ये स्टेट्स जो हैं, ये स्टेट्स हाफ फिल्ड हो गई। ये स्टेट्स क्या हो गई? हाफ फिल्ड। और ये हाफ एम्प्टी है, तो इसको हमने कहा वैलेंस कहते हैं। और ये जो स्टेट्स ये कम्प्लीटली एम्प्टी है। जब ये कम्प्लीटली एम्प्टी है तो इसको हमने कहा कंडक्शन बैंड। इसमें स्टेट्स हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, स्टेट्स हैं इसमें लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसको हमने कहा कंडक्शन बैंड। और इसमें स्टेट्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो ये हाफ फिल्ड है ये स्टेट्स, और ये हाफ एम्प्टी है, तो इसको हमने कहा वैलेंस बैंड। तो इसका ये मतलब हुआ कि कंडक्टर्स में वैलेंस जो है वो हाफ फिल्ड होता है और कंडक्शन जो है वो कम्प्लीटली एम्प्टी होता है। अच्छा, अब आ जाओ, मैं सेमी कंडक्टर्स की एक मिसाल दे दूं, फिर मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। तो सेमी कंडक्टर्स ग्रुप 4 के एलिमेंट्स होते हैं, हमें पता है, और ग्रुप 4 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं। और ये कार्बन, सिलिकॉन और जर्मीनियम ये फैमिली है ग्रुप 4 की। और हमें पता है, मैं इसमें सिलिकॉन को उठाता हूँ, तो सिलिकॉन जो है उसका Z जो है वो है 14। तो इसका एटॉमिक कन्फिग्रेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1:2, 2p6, 2s2, 2p6, कितने हो गए? 2 और 10 हो गए। फिर 3s2 कितने हो गए? 12, और ये होगा 3p2। अच्छा, ये 3p2, वो डी भी होगा लेकिन वो खाली होगा। अच्छा, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ। अब इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम इसके एनर्जी स्टेट्स की बात करते हैं। तो अगर मैं इसकी एनर्जी स्टेट्स की बात करूं तो इसके आउटर मोस्ट जो स्टेट्स है वो ये दो हैं, 3s2 और 3p2, ये आउटर मोस्ट। तो आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स है, बिल्कुल आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, यानी 2 s में और 2 p में। तो अब ये देखें, अब अगर आप देख लें तो इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। हालांकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें 4 स्टेट्स एम्प्टी है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन एम्प्टी है, मतलब इसमें 4 और भी आ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, तो अगर मैं इस तरह करूं, मैं बात करूं कि एक सिलिकॉन है, तो अगर एक सिलिकॉन है तो एक सिलिकॉन के आउटर मोस्ट कितने हैं? 1 2 3 4। एक सिलिकॉन के आउटर मोस्ट कितने हैं? 1 2 3 4। एक सिलिकॉन के आउटर मोस्ट कितने हैं? 1 2 3 4। एक सिलिकॉन के आउटर मोस्ट कितने हैं? 1 2 3 4। एक सिलिकॉन के आउटर मोस्ट कितने? 1 2 3 4। एक सिलिकॉन के आउटर मोस्ट कितने? 1 2 3 4। एक सिलिकॉन के आउटर मोस्ट कितने? 1 2 3 4। हर सिलिकॉन के आउटर मोस्ट जो होते हैं वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर में तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इसका ये मतलब है कि जब हम इसको करीब लाते हैं, कितने करीब लाते हैं? तकरीबन 2 एंगस्ट्रॉम से लेकर 3 एंगस्ट्रॉम तक इनको करीब लाते हैं, तो इससे सॉलिड बन जाएगा। और सॉलिड बन जाएगा तो ये आपस में इंट्रैक्शन करेंगी, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंट्रैक्शन करेंगी। जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंट्रैक्शन करेंगी तो क्या होगा? तो देखिए, तो इसमें इंट्रैक्शन होगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का आपस में। तो देखिए, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको 4 और चाहिए ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें, लेकिन इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो वो
सिलिकॉन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर। तो ये नाइबरिंग सिलिकॉन इस सिलिकॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड भी घूमता है और ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड भी घूमेगा। नजर आ रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन्स के दो किस्म के अट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन है, एक अपने न्यूक्लियस के साथ और एक उस न्यूक्लियस के साथ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके अराउंड भी घूमेगा और इसके अराउंड भी घूमेगा, दोनों के अराउंड। तो देखें अगर इस न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो हर पॉइंट पर एनर्जी चेंज हो रही है, हर पॉइंट पर एनर्जी चेंज हो रही है। तो अगर एनर्जी चेंज हो रही है तो इसको हम कहते हैं कि इसके एनर्जी स्टेट्स डिफरेंट होंगी। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ भी इंट्रैक्शन कर रहा है और इस न्यूक्लियस के साथ भी इंट्रैक्शन कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से भी घूमेगा और इस न्यूक्लियस से भी घूमेगा, तो दोनों से ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे इस नाइबरिंग की, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी इंट्रैक्शन कर रहा है, इस न्यूक्लियस के साथ भी इंट्रैक्शन कर रहा है। तो ये अपने न्यूक्लियस से भी घूमेगा और उस न्यूक्लियस से भी घूमेगा। तो हर पॉइंट पर इसके इंट्रैक्शन डिफरेंट होंगे। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अपने न्यूक्लियस से भी घूमेगा और दूसरे न्यूक्लियस से भी घूमेगा। तो ये हर नाइबरिंग सिलिकॉन इस सिलिकॉन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सेमीकंडक्टर में आउटर मोस्ट कंप्लीट होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो अपने न्यूक्लियस से दूर जाता है तो हर पॉइंट पर उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है। तो हर पॉइंट पर उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है तो हर पॉइंट पर उसकी एनर्जी स्टेट्स डिफरेंट होंगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इसके एनर्जी लेवल्स जो है वो डिफरेंट बनेंगी। तो हम इसको चलो ग्राफिकली ड्रा करते हैं। तो अगर आप देख लें इसको हम ड्रा करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ 1s 2s 2p। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें 1s 2s 2p6 3s2 और 3p2 इसकी बात करते हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका ये हम ड्रा कर लेते हैं। तो देखें ये हमारे पास हुआ क्या 1s2, ये हुआ 2s2, ये हुआ 2p6 यस, और ये हुआ 3s2 और ये हुआ 3p2। अच्छा, तो अब मैंने इस तरह किया कि मैंने ये एक एटम की बात की, एक सिलिकॉन की बात की, क्योंकि 14 एटॉमिक नंबर सिलिकॉन को होता है। तो मैं एक सिलिकॉन एटम की बात कर रहा हूँ। तो जब हम सिलिकॉन को करीब लाते हैं, कितना करीब लाते हैं 2 एंगस्ट्रॉम से लेकर 3 एंगस्ट्रॉम तक, वो सॉलिड बन जाएगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स की इंट्रैक्शन डिफरेंट हो जाएंगी। जब इलेक्ट्रॉन्स की इंट्रैक्शन डिफरेंट हो जाएंगी तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अब बताएं इसकी ज़्यादा इंट्रैक्शन होगी या इसकी इंट्रैक्शन? लाजमन बात है इसकी इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी और इसकी इंट्रैक्शन कम होगी। तो कितने एटम्स को करीब लाया? सपोज 10 पावर 23 एटम्स, यानी एवोगाड्रो नंबर जितने। तो हमने इतने एटम्स को करीब लाया। तो जब इतने एटम्स को करीब लाया तो इसमें जो है डिफरेंट स्टेट्स बन गई। इसमें क्या बन गई? डिफरेंट स्टेट्स बन गई। कितने स्टेट्स बन गई? 10 पावर 23 स्टेट्स बन गई। और इसमें जो है इसमें भी इंट्रैक्शन हुआ, तो इसमें भी जो डिफरेंट स्टेट्स बन गई। तो फिर हमने देखा कि इसके सब शेल्स और उसके जो सब शेल्स है वो आपस में ओवरलैप हो गए। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। केमिस्ट्री में ये आप लोगों ने तफसील से पढ़ा होगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन है। तो दोनों के जो स्टेट्स है वो आपस में ओवरलैप हो गई। तो अब जब दोनों के स्टेट्स आपस में ओवरलैप हो गई तब देखें इन 2 स्टेट्स में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, लेकिन दोनों में 4 हैं और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अच्छा, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अच्छा, गौर से सुनना। अच्छा, तो अगर मैंने इस तरह किया और मौजूद कितने हैं? मौजूद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो अब अगर मैंने 10 पावर 23 एटम्स को करीब किया तो ये 2 इसके और 2 इसके 4, तो 4 इंटू 10 पावर 23 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगी। तो जो 4 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगी वो इन स्टेट्स में ऑक्यूपाई होंगे। अब गौर से सुनना ये बात, इसके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। मैं सिर्फ इसकी बात करूँ, इसके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर एक एटम के अगर 10 पावर 23 हो गए
तो अब इसके 2 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होंगी, 2 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होंगी। इसके भी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है एक एटम में, लेकिन अगर हम 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करें, एटम्स को कंबाइन करें, तो 2 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होंगी। तो अब इसके 2 × 10⁻3 और इसके 2 × 10⁻3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल आउटर मोस्ट। अब इसमें जो स्टेट्स है, इसमें भी 10⁻23 स्टेट्स और इसमें भी 10⁻23 स्टेट्स बन गए। अब इसके जो 2 × 10⁻23 है वो इधर जो है वो एकोमोडेट हो जाएंगे, और इसके भी 2 × 10⁻23 इधर एकोमोडेट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के जो आर्बिटाल्स है वो आपस में क्या हो गए, ओवरलैप हो गए। तो इसका ये मतलब है कि इसके जो सारे इस लोअर शेल में जो स्टेट्स है वो ज़्यादा हो गए, क्योंकि इसमें 10⁻23 एटम्स और करीब आ गए, तो इसमें स्टेट्स जो है वो और ज़्यादा हो गए। जब स्टेट्स ज़्यादा हो गए तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इसमें एकोमोडेट हो जाएंगे। तो वो जब इसमें एकोमोडेट हो जाएंगे तो ये शेल इसका बिल्कुल कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा, और ये इसका बिल्कुल कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाएगा। तो याद रखिए, सेमीकंडक्टर्स में आउटर मोस्ट जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, और जो कंडक्शन होता है वो कम्प्लीटली एम्प्टी होता है। तो अगर आप देख लें, मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर दूं इस तरह, एनर्जी का और 1/r का। ये r जो है डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम है। r क्या चीज़ है? r है डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। r जो है वो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। ये टू एटम्स के दरमियान डिस्टेंस है। और ये सुने, अगर r ज़्यादा होगा तो डिनोमिनेटर से कम आंसर आएगा, रेशो से कम आंसर आएगा। अगर r कम होगा तो डिनोमिनेटर से आंसर ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब है 1 और r इस तरह ज़्यादा होगा। जब 1 और r ज़्यादा होगा, इसका ये मतलब है कि r कम होगा। जब r कम होगा तो 1 और r ज़्यादा होगा। तो जब ये ग्राफ इस तरह जाएगा, इसका मतलब है कि 1 और r ज़्यादा हो रहा है। 1 और r कब ज़्यादा होगा? जब r कम होगा। r कम होने का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स कम होगा। जितना डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स कम होगा, 1 और r ज़्यादा होगा। अच्छा, इसको डिस्कस करते हैं। तो अब सुने, ये हमारे पास है, एक है 3s2, ये 3s2 है, और एक है 3p2। सिर्फ आउटर मोस्ट को डिस्कस करते हैं। तो इसके जो स्टेट्स हैं, इसके स्टेट्स ये मैं करीब ला रहा हूँ। 1 और r क्या हो रहा है? ऐसा 1 और r ज़्यादा हो रहा है। 1 और r ज़्यादा होने का मतलब है r कम हो रहा है। r कम होने का मतलब है एटम्स करीब करीब आ रहे हैं। और इसके जो स्टेट्स हैं, तो इसमें जो स्टेट्स हैं 10⁻23, और इसमें जो स्टेट्स है 10⁻23। तो सपोज करें कि इस पॉइंट पर, ये r0 है, इस पॉइंट पर सॉलिड बन गया। ये पॉइंट नज़र आ रहा है, ये डिस्टेंस दरमियान में कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, 1 और r ज़्यादा होता गया। डिस्टेंस कम होता गया, एटम के दरमियान कम होता गया, r0 तक पहुंच गया। r0 वो डिस्टेंस है जिस पर क्या बन गया? सॉलिड। तो हमने देख लिया कि वो जो स्टेट्स थे ये कम्प्लीटली एम्प्टी हो गए, और ये जो स्टेट्स है ये कम्प्लीटली फिल हो गए। मतलब वो जो 3p2 के भी जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इस स्टेट्स में आ गए, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा स्टेट्स क्रिएट हो गए। जब इसमें एक्स्ट्रा स्टेट क्रिएट हो गए तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल्ड हो गए। तो इसको हमने कहा वैलेंस बैंड, और इसको हमने कहा कंडक्शन बैंड। इसमें स्टेट्स है लेकिन वो एम्प्टी है। इसको हमने कहा कंडक्शन बैंड, और इसको हमने कहा वैलेंस बैंड। तो सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड होता है, कंडक्शन बैंड कम्प्लीटली एम्प्टी होता है, और इनके दरमियान जो गैप है इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इधर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इसको हम क्या कहते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। अच्छा, तो ये हमारे पास एनर्जी बैंड थ्योरी थी। और इसमें अगर हम इसमें देख लें तो इसका ग्राफ जो बुक में बना हुआ है वो इस तरह बना हुआ है कि अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं, ग्राउंड स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है कंडक्टर्स का भी, इंसुलेटर्स का भी, और सेमी कंडक्टर्स का भी। तो ये पहला जो है ये कंडक्टर है, ये दूसरा जो है ये इंसुलेटर है, और ये तीसरा जो है ये सेमी कंडक्टर है। अच्छा, ये इसमें सेमी कंडक्टर है। अब इसमें जो टॉप मोस्ट होता है, सबसे टॉप मोस्ट, कंडक्शन बैंड इसको कहते हैं, कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड के लिए याद रखें कि इसमें अगर एक दफ़ा इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो कम्प्लीटली फ्री होगा न्यूक्लियस के असर से, और वो इलेक्ट्रॉन करंट काज करेगा। और कंडक्शन बैंड के लिए ज़रूरी नहीं कि एम्प्टी हो, ये पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है, एम्प्टी भी हो सकता है।
अच्छा, कंडक्टर्स में आउटर मोस्ट जो होता है ये वाला वैलेंस बैंड, ये हाफ फिल्ड होता है, तो इसको मैं हाफ शेड कर रहा हूँ। और ये जो इंसुलेटर में ये आउटर मोस्ट शेल बिल्कुल कम्प्लीटली फिल्ड होता है, तो इसको मैं फुल शेड कर रहा हूँ वैलेंस बैंड को। और ये कंडक्शन बैंड जो है इसमें, वैलेंस बैंड इसमें भी कम्प्लीटली फिल्ड होता है, तो इसको भी मैं कम्प्लीटली शेड कर रहा हूँ। तो अगर हम देख लें ये जो वैलेंस और कंडक्शन है ये आपस में मिले हुए हैं कंडक्टर्स में, तो देर इज़ नो एनर्जी गैप, तो देर इज़ नो एनर्जी गैप, तो इसमें एनर्जी गैप जो है वो ज़ीरो है। और अगर आप देख लें वैलेंस और कंडक्शन के दरमियान गैप क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो ये एनर्जी गैप जो है ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और इनके दरमियान जो गैप है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो ये गैप होता है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बहुत ज़्यादा कम होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका ये मतलब है कि इधर इलेक्ट्रॉन गैप ज़्यादा है, गैप ज़्यादा होने का मतलब एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप इनटू द कंडक्शन बैंड। और इधर गैप कम है, गैप हम कम होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप इनटू द कंडक्शन बैंड। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि सेमी कंडक्टर को कंडक्टर बनाना आसान है, लेकिन इंसुलेटर को कंडक्टर बनाना बहुत मुश्किल है। मतलब इसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये इंसुलेटर तबाह हो जाएगा, जल जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, लेकिन कंडक्टर नहीं बनेगा, तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है। और अगर कॉमन सेंस की बात करें तो आप लोग तो सोच रहे होंगे ये 3 इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम एनर्जी है, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या एनर्जी है, ये तो बहुत स्मॉल है। नहीं, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 पावर 23 एटम्स होती हैं, और उनमें इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो ये देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो सुने, अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, और अगर आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करो, एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करो तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करें। अब कितनी एनर्जी देंगे ताकि वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए, सपोज़ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने देना है 4 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ज़्यादा एनर्जी देने होगी। तो ये तो करोड़ों से भी ज़्यादा है, देखें ना, करोड़ तो 10 पावर 9 होता है ना, ये तो करोड़ों से भी ज़्यादा है, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो ये वेरी हाई एनर्जी, इसको कम ना समझे, ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। हालांकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में तो 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं ना, 10 पावर 28, सॉरी 10 पावर 28, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है। अच्छा, ये जो एनर्जी बैंड थ्योरी का जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ। अगर आप इसमें क्वेश्चन है तो इस कमेंट्स में आप लोग कह सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप लोग कह सकते हैं, जो भी आपको मसला होगा तो इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई करूँगा ताकि आपके जो मसले वो क्लियर हो जाएं। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।